फ्रेंड्स, हमने पिछले लेक्चर में न्यायिक नियंत्रण की पद्धतियों के बारे में बात की थी। आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। न्यायिक नियंत्रण की पद्धतियाँ कितनी थी? हमने दो पद्धतियों की बात की थी। एक संवैधानिक पद्धति कहते हैं, एक है संवैधानिक उपचार। तो ये दो तरह की न्यायिक नियंत्रण की पद्धतियाँ हैं। लोक प्रशासन के ऊपर किस प्रकार से न्यायपालिका नियंत्रण रखती है। एक तो सरकार के विरुद्ध अभियोग चला के, है ना। ये पद्धतियाँ कितनी थी? 4 पद्धतियाँ थी। रिट संवैधानिक उपचार मतलब रिट जारी करके, तो लोक प्रशासन के ऊपर, तो ये 5 रिट थे। तो रिट के माध्यम से न्यायपालिका जो है वो लोक प्रशासन पर नियंत्रण करती है। और कुछ कंडीशंस में, कुछ कंडीशन जब कुछ परिस्थितियाँ उत्पन्न होती हैं, है ना, लोक प्रशासन के विरुद्ध यदि कोई शिकायत होती है, तो कुछ परिस्थितियों में संवैधानिक पद्धति का उपयोग किया जाता है, वहाँ पर प्रयोग लाया जाता है। न्यायपालिका उसी के माध्यम से अपना कार्य करती है। सरकार के विरुद्ध अभियोग चलाती है, सरकारी अधिकारियों के विरुद्ध अभियोग चलाकर, है ना, नियंत्रण रखती है। प्रशासनिक कार्यों तथा निर्णयों का न्यायिक पुनरावलोकन करके नियंत्रण रखती है। कानूनी अपील के द्वारा भी न्यायपालिका जो है वो लोक प्रशासन पर नियंत्रण रखती है। तो संवैधानिक पद्धतियों के आधार पर लोक प्रशासन के ऊपर न्यायपालिका नियंत्रण रखती है। और यहाँ पर रिट के माध्यम से रिट जारी करके क्या करती है? लोक प्रशासन पर न्यायपालिका नियंत्रण रखती है ना। तो अब हम इन्हीं के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। बात करते हैं संवैधानिक उपचार की। बात करते हैं हम संवैधानिक पद्धति की, इसके बाद संवैधानिक उपचार की बात करेंगे हम लोग। तो संवैधानिक पद्धति में कितनी कंडीशन थी? 4 कंडीशन थी, है ना। 4 नियंत्रण की पद्धतियाँ थी जिनके माध्यम से न्यायपालिका लोक प्रशासन के ऊपर नियंत्रण रखेगी। सरकार के विरुद्ध अभियोग चलाकर न्यायपालिका को अधिकार होगा कि वह सरकार के भी विरुद्ध अभियोग चलाएगी, है ना। यदि सरकार कोई गलत काम करती है, कार्यपालिका कोई गलत काम करती है, तब चलिए पढ़ लेते हैं इसको। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300 के अनुसार भारत सरकार के विरुद्ध या उसके द्वारा भारतीय संघ के नाम से अभियोग प्रस्तुत किए जाते हैं। अनुच्छेद 300 के अनुसार जो है वो न्यायपालिका भारत सरकार के विरुद्ध अभियोग चला सकती है, के विरुद्ध कार्यवाही कर सकती है यदि नागरिकों का हनन होता है ना, नागरिकों का हनन होता है या नागरिकों को नुकसान होता है सरकार के माध्यम से, सरकार की तरफ से, तब अनुच्छेद 300 ये कहता है कि न्यायपालिका सरकार के विरुद्ध अभियोग चला सकती है ना। क्लियर हो गई ये बात। सरकार की तरफ से यदि नागरिक को नुकसान हुआ है तो नागरिक अपने भरपाई के लिए न्यायपालिका में अपील कर सकती है। जैसे आप एक उदाहरण के तौर पे समझिए, जैसे कि क्या है कि कार्यपालिका अपना कहीं पे काम कर रही है ना, मतलब कि रोड बनाना चाह रही है, तो रोड के पास किसी का घर फंसता है, तो घर को क्या करेगी वो, है ना, बिना किसी सूचना के, है ना, बिना किसी लेटर के, है ना, वो क्या करेगी, घर को गिरवा देगी, है ना, घर को गिरवा देगी सरकार। तो वो क्या करेगा, नागरिक का तो नुकसान हुआ है वहाँ पे, तो वो सरकार ही नुकसान कर रही, तो सरकार के पास तो जाएगा नहीं, वो न्यायपालिका के पास जाके अपील कर सकता है कि मेरी भरपाई करे सरकार ने मुझे नुकसान पहुँचाया है। तो ये बात हुई सरकार के विरुद्ध अभियोग चलाने की। तो इसका जो अधिकार है वो न्यायपालिका को है। अब दूसरा पॉइंट क्या कहता है? सरकारी अधिकारियों के विरुद्ध अभियोग, है ना। सरकारी अधिकारियों के विरुद्ध भी न्यायपालिका में क्या हो सकता है? अभियोग चलाया जा सकता है ना। जो पदाधिकारी होते हैं, जो लोक प्रशासन है, जो लोक सेवक हैं, वो पहले तो अपने कार्यपालिका और विधायिका के प्रति तो उत्तरदायी है ही, साथ ही साथ वो न्यायालय के प्रति भी उत्तरदायी हैं। क्यों कोर्ट के प्रति उत्तरदायी हैं? क्योंकि उनको संविधान में रहकर उनको लॉ के हिसाब से काम करना पड़ेगा, लॉ के अकॉर्डिंग ही काम करना पड़ेगा। जो संविधान कह रहा है, जो संवैधानिक स्तर से सही है, वही काम करना पड़ेगा, है ना। तो ये न्यायालय के प्रति भी लोक प्रशासन उत्तरदायी होता है, अधिकारी उत्तरदायी होता है।
यदि सरकारी अधिकारी कानून के खिलाफ जाकर काम करेंगे तो उन पर भी मुकदमा चलाया जा सकता है। यदि सरकारी अधिकारी हैं तो वो कानून के खिलाफ जाकर काम करेंगे तो उन पर मुकदमा चलाया जा सकता है। उदाहरण से हम समझेंगे, जैसे कि एक पुलिस वाला है ना, पुलिस वाला है तो अपने अधिकारों का वो दुरुपयोग कर रहा है ना, किसी को भी ले जाके जेल में बिठा दिया बिना गलती के, बिना किसी सूचना के, बिना किसी FIR के, तो ये क्या होगा, कानून का तो हनन हो रहा है ना। साथ ही साथ नागरिक को भी नुकसान हो रहा है, उसके पुलिस के द्वारा नागरिक को भाई बिठा दिया गया है, उसका पूरा दिन चला गया, उसकी मतलब जो भी सारा कुछ है, तो उसके कारण अधिकारी के कारण क्या हो, नागरिकों को क्या हो रहा है, नागरिक परेशान हुआ। तो इस वजह से वो वहाँ पे न्यायालय पे कोर्ट में जाके शिकायत कर सकता है और सरकारी अधिकारियों के विरुद्ध भी न्यायालय क्या करेगी, मुकदमा चला सकेगी, अभियोग चला सकेगी, है ना, ये होता है। लेकिन राष्ट्रपति और राज्यपालों को न्यायिक कार्यवाही से मुक्त रखने की व्यवस्था की गई। राष्ट्रपति जो हैं और राज्यपाल जो हैं तो उनको न्यायिक कार्यवाही से मुक्त रखा गया है। जैसे जो विधायिका का प्रमुख, जो केंद्र के विधायिका का प्रमुख राष्ट्रपति होता है और ये राज्य के जो विधायिका का प्रमुख राज्यपाल है, तो इनको न्यायिक कार्यवाही से मुक्त रखा। सारे पदाधिकारियों के ऊपर अभियोग चलाया जा सकता है, उनके विरुद्ध अभियोग चलाया जा सकता है, मुकदमा चला, लेकिन इनको नहीं, इनको न्यायिक कार्यवाही से दूर रखा गया है ना, इनको नहीं घसीटा जाएगा। चाहे इन पे कोई भी व्यक्ति, कोई भी नागरिक बोल रहा है कि मुझे राष्ट्रपति के द्वारा नुकसान हुआ है, राष्ट्रपति जी ने मुझे ऐसा कहा, वैसे राज्यपाल जी ने ऐसा कहा, कुछ भी नहीं, मतलब ये बाहर ही रहेंगे। ये जब पद से इनके ऊपर जांच होगी, है ना, इनके ऊपर महाभियोग चलाया जाएगा, जांच होगी, यदि ये गलत पाए जाते हैं तो इनको पद से हटा दिया जाएगा, इसके बाद इनके ऊपर न्यायिक कार्यवाही होगी। बात समझ में आ गई। भारत में अगला पॉइंट देखते हैं। भारत में न्यायाधीश और मुख्य चुनाव आयुक्त भी कानूनी कार्यवाही से मुक्त हैं। ये पॉइंट्स ध्यान रखिएगा, एक तो राष्ट्रपति, एक राज्यपाल, और भारत के जो न्यायाधीश होते हैं, मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के, मुख्य चुनाव आयुक्त जो होते हैं, इनको भी कानूनी कार्यवाही से दूर रखा गया है। तीसरा क्या कहता है, तीसरा जो है नियंत्रण क्या है, प्रशासनिक कार्यों तथा निर्णयों का पुनराविलोकन, है ना, कार्यों का पुनराविलोकन, निर्णय जो लिया जा रहा है प्रशासनिक कार्यों में, उनका पुनराविलोकन। यदि विधायिका का कोई भी विधेयक या कार्यपालिका का कोई भी आदेश संविधान के अनुच्छेद 13 के विरुद्ध हो तो, अनुच्छेद 13 किससे संबंधित है, मूल अधिकारों के संरक्षण से संबंधित है। तो अनुच्छेद 13 के विरुद्ध हो, यदि विधायिका कोई भी विधेयक लाती है, कोई भी अधिनियम लाती है, कोई भी और जो कार्यपालिका कोई भी आदेश लाती है, वो संविधान के अनुच्छेद 13 के खिलाफ हो, है ना, मूल अधिकारों का संरक्षण की बात कही गई है 13 में, तो उसके अगेंस्ट हो, तो न्यायपालिका उसे असंवैधानिक, इनवैलिड घोषित कर सकती है, उसे हटा सकती है ना। न्यायपालिका को ये अधिकार है कि उसे इनवैलिड घोषित करेगी, बोलेगी कि भाई संविधान इसको क्या करने के लिए, लागू करने की सलाह नहीं देता है, संवैधानिक नहीं है ये, है ना, तो ये हटा दिया जाएगा। ये बात हुई। चौथा क्या है, कानूनी अपील। कानूनी अपील में क्या बात कही गई है, न्यायालय को प्रशासकीय आज्ञाओं और निर्णयों के विरुद्ध अपील सुनने का अधिकार है ना। जो न्यायालय है ना, जो कोर्ट है, वो प्रशासकीय आज्ञाओं और निर्णयों के विरुद्ध अपील सुनने का अधिकार है। मतलब क्या है कि जो प्रशासनिक कार्य होते हैं, जो निर्णय होते हैं, यदि वो गलत हो रहे हैं, गलत है, मतलब किसी भी लोक सेवक के द्वारा गलत निर्णय लिया गया है, तो उसके विरुद्ध भी वो कार्यवाही कर सकता है। कौन, न्यायालय, कोर्ट, न्यायपालिका। जनहित याचिका, बिना वकील के नागरिक मामले की सुनवाई कोर्ट में क्या होता है कि वकील तो ज़्यादा मोटी रकम लेते हैं, तो यदि नागरिक को लगता है कि मेरे अधिकारों का हनन हुआ है या मुझे कोई परेशानी हो रही किसी लोक सेवक के द्वारा, तो वो क्या है, जनहित याचिका के माध्यम से बिना वकील के, है ना, कोर्ट में जा सकता है ना। ऐसे होता है कि जो नागरिक है, यदि उसको कुछ
परेशानी है तो न्यायपालिका में किसके माध्यम से जाएगा? वकील के माध्यम से। लेकिन जनहित याचिका में ऐसा नहीं होता है, बिना वकील के आप नागरिक के मामले की सुनवाई करेंगे। कौन? न्यायपालिका बिना वकील के नागरिक के मामले में सुनवाई करेगा। तो ये हुई किसकी बात? संवैधानिक पद्धति की बात। अब हम चर्चा करेंगे आगे। अब ये हमारे 4 पॉइंट्स हो गए हैं। 4 पॉइंट्स आई थिंक आपको क्लियर हो गए होंगे, समझ में आ गए होंगे। अब हम बात करेंगे संवैधानिक उपचार की। करते हैं संवैधानिक उपचार की। संवैधानिक उपचार में न्यायपालिका को 5 रिट के माध्यम से विशेष अधिकार दिए गए हैं, जिससे वह किस पर? लोक प्रशासन पर नियंत्रण रख सके। 5 रिट, संविधान ने 5 रिट जारी करने के लिए कहा है ना। संवैधानिक उपचार में 5 रिट के माध्यम से जो न्यायपालिका है वो लोक प्रशासन पर नियंत्रण रखती है, नागरिकों की सुरक्षा करती है, नागरिकों के स्वतंत्रता की सुरक्षा करती है ना, अधिकारों की सुरक्षा करती है। तो ये 5 रिट के माध्यम से न्यायपालिका क्या करती है? नागरिकों की सुरक्षा रखती है, लोक प्रशासन पर नियंत्रण रखती है। तो पहला जो रिट है वो है बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसके बारे में हम समझते हैं। इस रिट के माध्यम से जो न्यायपालिका है वो लोक प्रशासन के ऊपर कंट्रोल करती है, यदि वह क्या कर रहा है? अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर काम कर रहा है ना। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए यह लेख सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ये जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण जो रिट है ये बंदी प्रत्यक्षीकरण है, ठीक है ना। यह उस व्यक्ति की प्रार्थना पर जारी किया जाता है जो यह समझता है कि उसे अवैध रूप से बंदी बनाया गया है। ये जारी किया जाता है ना। वो व्यक्ति बंदी प्रत्यक्षीकरण के तहत न्यायपालिका में अर्जी लगा सकता है कि मुझे अवैध रूप से बंदी बनाया गया। मान लो कि एक पुलिस वाला है, वो किसी भी अपराधी को है ना, अपराधी छोटी मोटी नोक झोंक हुई पुलिस वाले से, तो पुलिस वाले ने ले जाके उसको जेल में डाल दिया, तो ये अवैध रूप से बंदी बनाना हुआ। तो क्या होगा? जो नागरिक होगा, जो अपराधी जिसे जेल में डाला गया है ना, जो व्यक्ति है वो क्या कर सकता है? वो बंदी प्रत्यक्षीकरण के माध्यम से क्या कर सकता है? न्यायपालिका में जाके अपनी गुहार लगा सकता है, अर्जी लगा सकता है। इसके द्वारा न्यायालय बंदीकरण करने वाले अधिकारी को यह आदेश देता है कि वह बंदी बनाए गए व्यक्ति को निश्चित समय पर और स्थान पर उपस्थित करे। मतलब यह है कि जब वो न्यायपालिका में अर्जी लगाएगा अपनी बंदी प्रत्यक्षीकरण की, तो न्यायपालिका उसको आदेश देगी, किसको? लोक सेवक को, पुलिस को आदेश देगी कि आप निश्चित समय में, जो समय है उस समय पर आप और उस सही स्थान पर उसे उपस्थित करें, ना कि आप जेल में डालें, ठीक है ना। आप सही स्थान क्या है? कोर्ट में ले जाके पहले प्रस्तुत करें। जब वो आपराधिक साबित हो जाएगा तब आप उसको जाएंगे जेल में डालेंगे। आप बिना किसी परमिशन के, बिना न्यायपालिका के परमिशन के, बिना किसी FIR के आप किसी को जेल में डाल नहीं सकते। जिससे न्यायालय बंदी बनाए जाने के कारणों पर विचार कर सके कि नज़रबंदी वैध है या अवैध। मतलब कि जो बंदी बनाया गया है, बंधक बनाया गया है, वो वैध है कि अवैध है ना। पहले न्यायपालिका विचार करेगी, साबित करेगी, है ना। न्यायपालिका में यदि साबित हो जाता है कि वो अपराधी है, तब उसे जेल में डाला जाएगा। तो ये बंदी प्रत्यक्षीकरण के माध्यम से स्वतंत्रता को, व्यक्ति के स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना है, सुरक्षित करना है, ठीक है ना। ये है। दूसरा जो रिट है वो है परमादेश। परम आदेश सबसे बड़ा आदेश है ना। परमादेश का जो लेख है ना, उस समय जारी किया जाता है। यह रिट उस समय जारी किया जाता है जब कोई पदाधिकारी अपने कर्तव्य का निर्वाह नहीं करता। यदि कोई पदाधिकारी है, लोक सेवक है, तो अपने कर्तव्य का निर्वाह सही ढंग से नहीं करता, अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता है ना। इस प्रकार के आज्ञा पत्र के आधार पर पदाधिकारी को उसके कर्तव्य का पालन करने का आदेश जारी किया जाता है। मान लीजिए कि कोई टीचर ही है ना, कोई टीचर ही है, कोई पुलिस वाला ही है, तो उसको बोला गया है, किसी व्यक्ति ने, किसी नागरिक ने बोला कि आप कांस्टेबल है, कोई पुलिस है, थाने में गया, बोला कि मेरी बहन, मेरी बेटी, कोई भी हो, मतलब XYZ कोई भी हो, तो गुम हो गई है, तो आप प्लीज़ FIR दर्ज कर लीजिए। तो वो
इधर उधर करता है, आनाकानी करता है और कहता है कि आप वहाँ लिखवाइए, ये मेरे अधिकार क्षेत्र से बाहर है, ऐसा वैसा, तो वो अपने कर्तव्य का पालन वहाँ पे नहीं कर रहा है ना, अपने कर्तव्य जो उसका काम है वो नहीं कर रहा है। तब यह रिट जारी किया जाता है न्यायपालिका के द्वारा और उसको आदेश दिया जाता है कि तुम अपने कर्तव्य का पालन करो, जो तुम्हें काम दिया गया है उसको करो, नहीं तो तुम्हारे ऊपर कार्यवाही होगी। न्यायपालिका उसके ऊपर कार्यवाही करेगी। किसके ऊपर? लोक सेवक के ऊपर, यदि वो अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता है। तो ये है परमादेश। प्रतिषेध तीसरा रिट है। यह आज्ञा पत्र सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों द्वारा निम्न न्यायालय तथा अर्ध न्यायिक न्यायाधिकरणों को जारी करते हुए आदेश दिया जाता है कि इस मामले में अपने यहाँ कार्यवाही ना करें, क्योंकि यह मामला उनके अधिकार क्षेत्र का नहीं है। मतलब कि मना करता है। प्रतिषेध मतलब मना करता है। सर्वोच्च न्यायालय जो है, मतलब है ना, सर्वोच्च न्यायालय जो है सबसे बड़ा, जो सुप्रीम कोर्ट है सबसे बड़ा सर्वोच्च न्यायालय है, तो वह अपने जो निम्न न्यायालय है ना, जैसे हाई कोर्ट हो गया, डिस्ट्रिक्ट के कोर्ट हुए, तो यदि उनके अधिकार क्षेत्र में कोई जो है कि काम नहीं आ रहा है, तो उस काम को करने के लिए मना करते हैं, उस कार्यवाही को करने के लिए मना करते हैं। मान लीजिए कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कोई मामला चला गया है ना, किसी से संबंधित, तो वो उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर है ना, उस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अधिकार क्षेत्र से बाहर है, तो आदेश देंगे वो हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से आदेश आएगा कि आप इस काम को ना करें, ये आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। तो उनको आज्ञा दिया जाता है। किनको? निम्न कोर्ट, जो हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से नीचे के कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट वाले कोर्ट हुए है ना, अन्य जो संस्थान हुए जो न्यायपालिका के अंतर्गत काम करते हैं, तो उनको आदेश देता है कि आप ये काम ना करें, ये मामले आप ना सुलझाएं अपने यहाँ, क्योंकि आपके यहाँ का ये मामला नहीं है, आपके अधिकार क्षेत्र में ये मामला नहीं आता। तो ये बात हुई प्रतिषेध की। बात करते हैं चौथे रिट की, उत्प्रेषण की। उत्प्रेषण, यह आज्ञा पत्र अधिकांशतः किसी विवाद को निम्न न्यायालय से उच्च न्यायालय में भेजने के लिए जारी किया जाता है। मान लीजिए कोई मामला है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नहीं सुलझ रहा है, नहीं सुलझा पा रहे हैं, है ना, वहाँ के जो जज हैं, कुछ भी हैं, तो उस जो मामले को कहाँ भेजने के लिए जारी किया जाता है उत्प्रेषण रिट? वो हाई कोर्ट में, है ना, बड़े न्यायालय में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, कि ये जो मामला है नहीं सुलझ पा रहा है, तो आप कहाँ जाइए? हाई कोर्ट में जाइए, सुप्रीम कोर्ट में जाइए। तो ये है उत्प्रेषण रिट, ये जिससे वह अपनी शक्ति से अधिक अधिकारों का उपभोग ना करे। मान लीजिए उसके अधिकार क्षेत्र में ये काम आ ही नहीं रहा है ना, तो उसे ये अधिकार दिया ही नहीं गया कि इस टाइप के मामले आप सुलझाइए, तो वो उपभोग ना करे, उसका दुरुपयोग ना करे, तो इस वजह से आप हाई कोर्ट में ये मामले भेज दो, है ना। तो ये होता है। अधिकार परीक्षा पांचवा रिट है। जब कोई व्यक्ति ऐसे पदाधिकारी के रूप में कार्य करने लगता है जिस रूप में कोई कार्य करने का उसे वैधानिक रूप से अधिकार नहीं है, तो न्यायालय अधिकार परीक्षा के आदेश द्वारा उस व्यक्ति से पूछता है कि वह किस आधार पर इस पद पर कार्य कर रहा है ना। अधिकार परीक्षा क्या होती है कि कोई पदाधिकारी है, कोई लोक सेवक है ना, वह उस पद में होते हुए भी उस पद में ना होते हुए भी वह काम कर रहा है उस पद के बतौर पे, है ना। तो जो न्यायालय होती है वह इस आदेश के माध्यम से, अधिकार परीक्षा रिट के माध्यम से उस व्यक्ति से पूछती है कि वह किस आधार पर इस पद पर कार्य कर रहा है, जबकि इस पद पर उसे तो नियुक्ति मिली ही नहीं, उसे इस पद पर तो नियुक्त किया ही नहीं गया। तो इस अधिकार परीक्षा रिट के माध्यम से जो क्या कर रहे हैं, अपने अधिकार से बाहर काम कर रहे हैं, है ना, अधिकारों से बाहर काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ, उन लोक सेवकों के खिलाफ ये जो है अधिकार परीक्षा रिट जारी की जाती है न्यायपालिका के द्वारा, है ना। तो जो व्यक्ति होते हैं तो अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर काम नहीं करते हैं। तो ये हुए पांच रिट।
जो क्या होते हैं, न्यायपालिका के माध्यम से जारी किए जाते हैं लोक प्रशासन, लोक सेवकों के ऊपर नियंत्रण रखने के लिए। तो ये हमारे जो संवैधानिक उपचार थे और संवैधानिक क्या थी पद्धतियाँ थी, ये हो गए हैं। संवैधानिक पद्धतियाँ 4 थी, संवैधानिक उपचार में 5 ऋट थी जिनकी बात हमने कर ली है ना। हमने बंदी प्रत्यक्षीकरण की बात कर ली है, परमादेश की, प्रतिषेध की, उत्प्रेषण की, अधिकार परीक्षा की। तो ये बात हुई किसकी, ऋट की। अब बात करते हैं अगले पॉइंट की। अब क्या है, न्यायपालिका का जो नियंत्रण की सीमाएं हैं उनकी बात करते हैं। फिर ये हमारा जो न्यायपालिका का प्रशासन के ऊपर नियंत्रण का टॉपिक था वो खत्म हो जाएगा, है ना। तो बात करते हैं न्यायिक नियंत्रण की सीमाओं की। न्यायिक नियंत्रण की सीमाएं। न्यायपालिका स्वयं प्रशासनिक कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करती। क्या क्या न्यायपालिका की कुछ सीमाएं होती हैं, वह सीमा के अंदर रहकर ही काम करती है, ठीक है ना। वो अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर काम नहीं करती। कौन, न्यायपालिका। तो पहला पॉइंट यही कहता है कि न्यायपालिका स्वयं प्रशासनिक कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करती। इसको कहते हैं स्यू मोटो, स्वयं हस्तक्षेप। न्यायपालिका जो है किसी के आदेश पर ही प्रशासनिक कार्यों पे हस्तक्षेप करती है। वह वहाँ पर जाकर, है ना, वहाँ पे जाकर प्रशासनिक कार्य हो रहा है, कोई भी प्रशासनिक अधिकारी है, कोई भी प्रशासनिक विभाग है, तो वहाँ पर न्यायपालिका स्वयं नहीं जाएगी कि स्वयं जाके उनके कार्यों पर हस्तक्षेप करे कि भाई आपने ये काम गलत किया है, आप ये काम गलत कर रहे हो। किसी के माध्यम से कोई नागरिक होगा, शिकायत करेगा, है ना, उसकी जांच होगी, फिर जांच होने के बाद जांच होगी, जांच का आदेश कौन देगा, न्यायपालिका देगी, है ना। जांच की जो पूरी जांच होगी, फिर क्या कहते हैं, कोई मामले में अपराधी है, कुछ भी है, तो उसके ऊपर कार्यवाही न्यायपालिका करेगा, लेकिन स्वयं से हस्तक्षेप नहीं करेगा। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, पोस्टमार्टम, शव परीक्षण। जो न्यायपालिका है तो उसकी कुछ सीमाएं हैं, है ना। सारा मामला जब निपट जाता है उसके बाद न्यायपालिका परीक्षण करती है। भैया चोरी डकैती हो गई, है ना, अब चोरी डकैती किसने की, उसने अर्जी लगाई पुलिस में, पुलिस गया कोर्ट में, पुलिस उसको नागरिक को लेके गया कोर्ट में, अब कार्यवाही करेगी कि हाँ क्या होगा क्या नहीं होगा। तो सब कुछ पहले हो जाता है ना। तो इसी को पोस्टमार्टम कहते हैं। तो ये न्यायिक नियंत्रण की सीमाएं हैं, है ना। तो सीमाएं होती हैं कुछ जो कि कहीं ना कहीं गलत हैं, क्योंकि जब सब कुछ हो जाता है तब न्यायपालिका काम करती है। तो ये कहीं ना कहीं कमी है किसकी, न्यायपालिका की, है ना। न्यायपालिका शव परीक्षण करती है, ये खामियां हैं न्यायपालिका की। न्यायिक प्रक्रिया अत्यधिक खर्चीली और बोझिल होती है, ज़्यादा पैसे लगते हैं, है ना, ज़्यादा पैसे, सब लोग नाम से ही डर जाते हैं, अरे कोर्ट जाना पड़ेगा, कोर्ट में तो एकदम नचाते रहते हैं, साल महीना पूरे बाल पक जाते हैं तो भी फैसला नहीं हो पाता, अरे भैया हम नहीं जाएंगे, है ना। तो सब डरते हैं इसी वजह से, क्योंकि खर्चीली भी है और बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस होती है न्यायपालिका की। स्वव्यक्त आदेश, है ना। कुछ मामले में न्यायपालिका अपने अधिकार क्षेत्र के दायरे से बाहर कर देती है। कुछ जो मामले होते हैं तो न्यायपालिका अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर कर देती है। जैसे प्रशासनिक मामले हुए, तकनीकी मामले हुए ना, तो वो क्या करती है, उनको बाहर कर दे। कुछ प्रशासनिक मामले होते हैं, है ना, जैसे कुछ काम ही हुआ, है ना, तो उनको उस मामलों से बाहर कर देती है, अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर कर देती। तकनीकी मामले हुए कुछ, है ना, कोई ONGC कंपनी है, कुछ भी कैसा भी है, तो उन पे लेन देन का, बजट का सिस्टम कुछ भी हो, तो वो उन मामलों में वो हस्तक्षेप नहीं करती है। तो ये हुए क्या हुए, न्यायिक नियंत्रण की सीमाएं। इनके लिए अलग से कोड बनाई गई है ना। तो इनके लिए अलग से कोड बनाई गई है। कुछ प्रशासनिक, सारे प्रशासनिक कार्य नहीं, कुछ ही प्रशासनिक मामले होते हैं जो किसके अधिकार क्षेत्र से बाहर है, न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र से बाहर हैं। जैसे, और इनके लिए अलग से, जैसे NGT हुआ, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, ये पर्यावरण संबंधी मामले सुलझाता है ना। इनकी खुद की क्या कहते हैं, ये खुद का कोर्ट होता है। जैसे पर्यावरण की कोई भी नागरिक है, तो कोई नागरिक है तो किसी से परेशान है, किसी दूसरे नागरिक से परेशान है, कोई लोक सेवक ही है तो किसी नागरिक को परेशान कर रहा है, कोई लोक सेवक कि हम पुलिस वाले हैं तो हम
उसके घर के पास ही कचरा फेंकेंगे, जो करना हो कर ले। तो ये एनजीटी के पास ये मामला जाएगा, क्योंकि पर्यावरण का भी वहाँ पे वो लॉस हो रहा है ना, पर्यावरण में पोल्यूशन हो रहा है। तो क्या कहते हैं, ये मामला एनजीटी सुलझाएगी। टैक्स ट्राइब्यूनल, टैक्स से संबंधित कोई भी वाद विवाद हो, है ना, कोई मामला हो, तो ये टैक्स ट्राइब्यूनल से सुलझाएगी। रेलवे क्लेम ट्राइब्यूनल होता है, रेलवे से संबंधित, रेलवे में यदि किसी व्यक्ति को कोई दिक्कत हुई है ना, रेलवे में सुविधा से कोई व्यक्ति जो है, मतलब सुविधा को लेकर कोई भी विवाद होगा, कोई भी मामला होगा, तो रेलवे जो है क्लेम ट्राइब्यूनल इस मामले को सुलझाएगा। सांसद की जो निर्योग्यता होती है, विधायिका में क्या होते हैं, जो सदस्य होते हैं वो सांसद कहलाते हैं, है ना, संसद के जो सदस्य होते हैं वो सांसद कहलाते हैं। तो जो निर्योग्यता होगी, सांसद अयोग्य है कि योग्य है ना, इसका जो वो होगा, क्या कहते हैं, ये कौन साबित करेगी, संसद, ना कि कोर्ट, है ना। तो जो विधायिका के जो सदस्य होते हैं उनकी योग्य और ना योग्य होना, ये कौन साबित करेगा, संसद साबित करेगी, कोर्ट नहीं साबित। तो ऐसे ही कुछ मामले और होते हैं, है ना, कुछ मेन मामले थे, हमने बता दी। ये जो टॉपिक है, यहीं पे हमारा टॉपिक ख़त्म होता है, न्यायपालिका का प्रशासन के ऊपर नियंत्रण। अब बात करेंगे अगले टॉपिक की, जो है कि शायद से लोक प्रशासन है, कुछ जन सहभागिता है ना, ये है।